हेलो गाइस, आज हम बुक समरी करेंगे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का, जिसका ऑथर है जॉर्ज एस क्लेसन। क्लेसन का जन्म होता है 7 नवंबर 1874 में मसूरी, अमेरिका में। वो जो है यूएस आर्मी में सर्व करता है ड्यूरिंग द स्पेनिश अमेरिकन वॉर, जो कि 1898 में हुआ था। एंड आफ्टर दैट वो जो है दो कंपनीज खोलते हैं। फर्स्ट तो होता है क्लेसन मैप कंपनी। जो ये मैप कंपनी होता है, इट वाज लाइक जो अभी गूगल मैप है ना, वैसे ही। ओके, तो वो जब समय था वो ऐसा था कि अमेरिका में नया नया ऑटोमोबाइल जो है फेमस होना शुरू हो रहा था। ओके, देन क्लेसन को लगा कि शायद मे बी एक मैप कंपनी अगर खोलेंगे और मैप प्रिंट करेंगे तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल। फिर उसके बाद उन्होंने क्लेसन पब्लिशिंग कंपनी शुरू किया, जहाँ पे वो सेविंग और फाइनेंस के ऊपर में पेम्पलेट्स पब्लिश करते थे। उसके बाद उन्होंने बेबीलोनियन पैराबल्स पे काम किया और उसको कंपाइल करके बनाया एक बुक, फाइनली द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बाद में क्लेसन जो है 1957 में गुजर जाता है कैलिफोर्निया में, और उनको दफनाया जाता है गोल्डन गेट नेशनल सिमेट्री में। ये जो सिमेट्री है, ये कुछ आर्मी के ऑफिसर्स, सम्मानित ऑफिसर्स को यहाँ पे दफनाया जाता है, और उनके जो क्लोज रिलेटिव्स को। यहाँ पे होता क्या है, एक बड़ा सा एक नेशनल फ्लैग होता है, और जो दूर से भी दिखाई दे, एंड आफ्टर दैट छोटा छोटा एक एक फ्लैग एक एक आर्मी के लिए होता है। ओके, बेबीलोन जो सिटी है उसका नाम डिराइव्ड है बेबेल से। जो वर्ड बेबेल है उसका मतलब है कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन क्यों और कैसे, ये हमें द होली बाइबल का जो जेनेसिस वाला बुक है उसका चैप्टर 11 में मिलता है। कैसे जो लोग हैं वो लोग एक टावर बनाने की कोशिश करते हैं, एंड गॉड जो है उनको कंफ्यूज कर देता है टावर रोकने के लिए। कैसे कंफ्यूज कर देता है कि जितने लोग हैं उनको अलग अलग लैंग्वेज दे देता है, एंड एक झटके में सबका लैंग्वेज अलग होने की वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड वो लोग टावर को बना नहीं पाते। वाई बेबीलोन इन दिस बुक, तो हमें पता चलता है कि बेबीलोन जो है अपना जो प्राइम टाइम पे वो जो है वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज था। तो इस कहानी में एक फिक्शनल एक नहीं, बहुत सारे फिक्शनल कहानियां हैं। तो उसमें स्पेशली देयर इज ए नेम पर्सन नेम्ड अर्कत। अर्कत जो है अकॉर्डिंग टू दिस बुक, अर्कत जो है बेबीलोन को रिचेस्ट सिटी बनाने में हेल्प करता है, कुछ लॉस बता के, कुछ लॉस ऑफ मनी। तो बुक का जो इंट्रो है, इसमें जो ऑथर है क्लेसन जो है वो दावा करता है कि जैसे ग्रेविटी का लॉ है वैसे ही मनी का भी कुछ लॉस है, जो कि यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मीन्स सबके लिए वो एप्लीकेबल है एंड अनचेंजिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि ये एरा में चेंज ऐसा था और दूसरा एरा में ऐसा चला गया। इट इज़ नॉट लाइक दैट। जो कुछ लॉज है वो अनचेंजिंग है, वो हमेशा के लिए वैसे ही रहने वाला है। इसका दावा ये है कि इफ़ यू लर्न दिस लॉज, तो आप हमेशा जिस भी एरा में हो, जिस भी जाति का हो, आप जिस भी एज का हो, आप जो है डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी रिच। तो बेबीलोन में क्या ऐसा था? तो बेबीलोन में इस बुक के अकॉर्डिंग बेबीलोन जो है एक तो प्लेट था, ठीक है, जिसका मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा था। उसके बाद कोई फॉरेस्ट, कोई ग्रीनरी नहीं था। ओके, तो विजिटेशन जो है थोड़ा मुश्किल था। एंड कुछ जैसे बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज है वैसे कुछ माइनिंग का कुछ प्रोविज़न नहीं था, ठीक है। वहाँ पे कुछ अब माइनिंग के लिए कुछ मिल नहीं रहा था। ऑन द अदर हैंड बाकी देशों का जैसे जो पत्थर है, पिरामिड जिससे बना सकता है एंड कुछ। तो द ओनली थिंग मेरे फर्स्ट बेबीलोन जो है ऐसा जगह पे लोकेटेड है जिसका सामने एक रिवर बहता है जिसका नाम होता है यूफ्रेटिस, ठीक है। एंड सेकेंड होता है यूफ्रेटिस से जब वो लोग जो इरिगेशनल कैनल ला के वो लोग अपना जगह पे खेती बाड़ी करना शुरू कर देता है, तो पता चलता है कि हल्का सा वो जो बेबीलोन का जो ज़मीन है वो हल्का सा एटलीस्ट खेती करने लायक है। ओके, तो फर्स्ट ये लोग अपना सस्टेनेबिलिटी को स्टेबल करता है, एंड आफ्टर दैट वो लोग वेल्थ पे काम करता है। वेल्थ पे काम करने के बाद जैसे ही वो लोग का जो वेल्थ है वो स्टेबल हो जाता है, तो वो लोग बहुत सारा
चीज़ों पे काम करता है, लाइक एजुकेशन पे काम करता है एंड एनलाइटनमेंट में एंड बहुत सारे चीज़ों। बुक में ऑथर जो है दावा करता है कि बेबीलोन में जो इंजीनियर्स था दे वेर सम ऑफ द फाइनेस्ट इंजीनियर्स, ओके। एंड जो मैथमेटिशियंस था वो लोग सम ऑफ द फाइनेस्ट मैथमेटिशियंस था उस जमाने का, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वो लोग मानता है कि जो एस्ट्रोनॉमर्स था वो लोग भी फाइनेस्ट एस्ट्रोनॉमर्स था, ठीक है। एंड उसके बाद जो फाइनेंसियर्स था, एंड ये भी मानता है कि जो अभी जो आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स है उसके हिसाब से उस समय में बहुत सारा इंस्क्रिप्शंस लिखा गया था, ओके। विच मीन्स उस समय में एक रिटन हो भी सकता है कि एक से ज़्यादा, ठीक है, रिटन लैंग्वेजेस एस्टेब्लिश्ड वाला एग्जिस्ट करता था। मैन हु डिज़ायर्ड गॉड। तो ये चैप्टर में हमें एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है बंसिर। बंसिर जो है एक चैरियट बनाने वाला है। वो चैरियट बनाने में इतना अच्छा है और इतना हार्ड वर्किंग है कि जो आसपास का जो राजा महाराजा जितना है जिसको पता है कि ये चैरियट बनाता है, सब लाइन में लगा हुआ है इससे चैरियट बनवाने में। तो इतना ज़्यादा फेमस, हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड होने के बावजूद बंसिर जो है वो गरीब का गरीब ही रह जाता है बेचारा। तो एक दिन गरीबी इतना ज़्यादा हो जाता है कि खाने पीने तक के लिए इसका पास जो गोल्ड है वो ख़त्म हो जाता है। नाउ ऐसे में वो जो है एक दोस्त से हेल्प मांगने चला जाता है, उधार लेने। दोस्त का नाम होता है कोब्बी। नाउ कोब्बी एक म्यूजिशियन है जो कि इतना ज़्यादा म्यूजिक में हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड है कि जो राजा महाराजा का जितना फंक्शन होता है उसमें उसको बार बार हायर किया जाता है। वो कॉन्सर्ट करता है, वो पैसा कमाता है। फिर भी सेम हाल है कोब्बी का भी। कोब्बी भी इतना अच्छा सेविंग नहीं कर पा रहा है और वो भी सेम बंसिर की तरह गरीब का गरीब ही रह रहा है। नाउ दोनों अपना 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 जो गरीबी है उसका बारे में डिस्कस करता है, बताता है एक दूसरे को। उस वक्त कोब्बी को याद आता है कि आज ही उसने अर्कत को देखा। ना हु इज़ दिस अर्कत? ये कहानी में अर्कत इज़ द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। नाउ अर्कत जो है पहले ये जो दोनों फ्रेंड्स है इनके साथ स्कूल में और जब भी कुछ खेल कूद होता था तब साथ में वो भी थे, ओके। एक तरीके से मान लीजिए अर्कत उनका क्लासमेट था, ठीक है। नाउ अर्कत को जब उसने देखा, आज अर्कत जो है अपना गोल्डन चैरियट से ट्रेवल कर रहा था और जाते जाते उसने वेव किया विच मीन्स अर्कत जो है डेफिनेटली खुश है। फर्स्ट सेकंड वो जो है अभी भी फ्रेंडली है अपना फ्रेंड्स का साथ, और अर्कत जो है बाद में पता चलता है कि अर्कत जो है काफ़ी हम्बल भी है, ठीक है। नाउ अर्कत में कोई घमंड वमन नहीं है। नाउ जो बंसिर है वो एक बात बोलता है कि अगर मैं अर्कत से अगर रात के अंधेरे में मैं उससे अगर बाई चांस मैं उससे अगर मिलूँगा तो मैं उसका पर्स चुरा लूँगा, ओके। नाउ एट दिस पॉइंट कोब्बी जो है उसको बोलता है लाइक नॉनसेंस। जो अमीर होता है वो अमीर अपना पर्स का वजह से नहीं, ठीक है, वो अमीर जो है अपना सोर्स ऑफ इनकम का वजह से। नाउ कोब्बी बोलता है ए मैन्स वेल्थ इज नॉट इन द पर्स ही कैरीज, ए पेट पर्स क्विकली एम्प्टीज इफ देयर बी नो गोल्डन स्ट्रीम टू रिफिल इट। तो इसी बात पे जो बंसिर है और जो कोब्बी है वो डिसाइड करता है कि कुछ और फ्रेंड्स को बुला लिया जाए और अर्कत के पास चला जाए एंड लेट्स डू वन थिंग, लेट्स लर्न फ्रॉम हिम कि कैसे अमीर बना जाए। अर्कत के पास उसके जो फ्रेंड्स है वो आ जाते हैं एंड फ्रेंड्स उसको बोलते हैं कि लाइक व्हेन वी वर लर्निंग टुगेदर फ्रॉम द सेम मास्टर, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट ऐसा नहीं था, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब हम लोग कोई भी गेम ये सब खेलता था या कुछ भी करता था आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, ऐसा कुछ नहीं था। बट नाउ टेल अस हाउ हैव यू बिकेम एक्सट्रीमली वेल्दियर देन अस। हम सब क्या जो सिटी है उसमें से जितना अमीर लोग हैं उनसे भी सबसे ज़्यादा आगे आप निकल चुका है। नाउ यू आर द रिचेस्ट मैन। You just tell us
कि इतना ज़्यादा आप लेविशली खर्चा करता है, सबको हेल्प कर रहा होता है, जो सबसे गरीब है वह उससे लेके राजा तक सबको आप हेल्प कर रहा होता है, फिर भी आपका दौलत जो है कम नहीं होता है। सो जस्ट टेल अस हाउ हैव यू बिकेम दिस रिच। अभी अरकत बताता है अपना स्टोरी। नाउ अरकत का स्टोरी में क्या है, पहले अरकत जो है वो एक स्क्राइब हुआ करता था, जैसे एक तरीके का एक क्लर्क, ठीक है। तो उस जमाने में इंस्क्रिप्शन करता था, कैसे फॉर एग्जांपल कोई क्ले है या वुड है उसमें कर्व कर करके कुछ जो भी लिखना था उसका पर लिख देता था, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा मेहनती था, उसमें स्किल था, बट क्या होता था कि उसका पास जो पैसा होता था, जो वो अर्निंग करता था वो रहता ही नहीं था, ठीक है, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता था। एंड एज ए यंग मैन वो अपना जो बाकी जितना एन्जॉयमेंट है, जितना ज़रूरत के बाद जो अपना एन्जॉयमेंट होता है वो सब भी वो कर ही लेते हैं, ठीक है ना। उसमें एक दिन क्या होता है, एक कस्टमर आता है जिसका नाम है अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट इज़ ए मनी लेंडर, ठीक है। जो ये मनी लेंडर जो है बहुत ज़्यादा अमीर है ना। मनी लेंडर उसको क्या बोलता है अरकत को, लिसन, कुछ 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 लिखने बोलता है, ठीक है। एंड लिखना है उसको 2 दिन का अंदर करने बोलता है, एंड 2 दिन का अंदर हो जाता है तो वो 2 कॉपर कॉइन्स देना है अरकत को, ठीक है ना। दोनों डील हो जाता है, बट जब लेने आता है, जब राइट टाइम में लेने आता है तो अरकत जो है उसको कंप्लीट नहीं कर पाता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ना। ऐसे में अरकत जो देखता है कि वो थोड़ा सा गुस्सा तो है, ठीक है, पर अरकत उसको बोलता है लेट्स डू वन थिंग, आज रात में ख़त्म करूँगा, ठीक है, रात भर मैं करूँगा, कल सुबह तक, ठीक है। एंड कल सुबह आप मुझे बताओ कि आप इतना अमीर कैसे हो गए, ओके। नाउ ये मनी लेंडर को ये बात अच्छा लगता है कि एटलीस्ट देयर इज समबडी हु वांट्स टू लर्न हाउ टू बिकम रिच, ओके। तो ये मनी लेंडर जो है उसको एक डील मानता है, ओके, लेट्स कीप दिस एज अ डील। आज रात मतलब जो भी हो आप काम को कंप्लीट करेगा, कल सुबह आई विल बी देयर, एंड इफ़ यू कंप्लीट इट आई विल टेल यू टुमारो रिच कैसे होना है, ठीक है ना। अरकत जो है नेक्स्ट डे ख़त्म कर देता है और वो मनी लेंडर आ जाता है। नाउ अरकत बोलता है मेरा जो प्रॉमिस है वो ख़त्म हुआ, नाउ यू हैव टू कीप योर प्रॉमिस। नाउ ये जो है अल्केमिस्ट जो है वो बहुत खुश होता है, एंड फाइनली उसको लगता है कोई तो है जो सीखना चाहता है। अल्केमिस्ट उसको 3 लेसन्स बताता है अमीर होने का। नाउ फर्स्ट होता है, अल्केमिस्ट उसको बोलता है कि जितना आपका जो इनकम है उसमें से जो आप उसको 100% एक्सपेंडिचर में नहीं फेंक के आपका एक्सपेंडिचर थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है, हल्का सा कुछ समय के लिए, ओके, थोड़ा सा कम कर दो। उसके बाद सेव करो कुछ अमाउंट, तो वो कुछ अमाउंट सेव करते करते आप जब एक प्रॉपर अमाउंट सेव करोगे देन यू विल बिकम रिच, ठीक है। तो अरकत बोलता है ओनली दैट, उससे आप अमीर हो जाओगे। आप जितना अमीर है अभी उतना अमीर कैसे हो जाएगा इतना छोटा अमाउंट से, ओके। नाउ अल्केमिस्ट उसको बोलता है कि यस उसको, लेकिन आपको करना क्या है, यू विल हैव टू मेक दैट योर स्लेव, ठीक है। मान लीजिए आप ब्रॉन्ज सिल्वर कुछ कुछ करते करते एक दिन आपके पास जो है एक गोल्ड कॉइन आ जाएगा, ठीक है। अब गोल्ड कॉइन को क्या करना है, मेक दिस गोल्ड योर स्लेव, ठीक है, ये गोल्ड जो है आपके लिए काम करना होगा, ओके। नाउ अरकत को समझ में आता है ओ यस उसका मतलब सेव करो। फर्स्ट लेसन होता है सेव करो, ठीक है। सेकेंड होता है उसको इन्वेस्ट करो। नाउ 1 साल के बाद अल्केमिस्ट जो है आ जाता है, एंड अल्केमिस्ट जो उसको पूछता है कि अपडेट क्या है, तो अरकत बताता है यस अपडेट ये है कि एक आदमी है जिसका नाम है अजमुर, ठीक है। अजमुर जो है एक ब्रिक मेकर है, वो जो है ये ब्रिक मेकर जो है एक कहीं पे बहुत दूर जाके जेम्स खरीदने गया है, ठीक है, कुछ ज्वेलरी वगैरह, ठीक है, का बिजनेस दोनों करेगा। नाउ अजमुर को चाहिए फंडिंग, अरकत के पास है पैसा। नाउ अरकत का पैसा लेके अजमुर जो है चला जाता है, ठीक है। नाउ अरकत उसको ये कहानी अल्केमिस्ट को बताता है। नाउ अल्केमिस्ट जो है अरकत के ऊपर हंसता है और बोलता है कि आप जो है एक ब्रिक मेकर का ऊपर में ज्वेलरी के बारे में आपने पूरा भरोसा करके पूरा पैसा दे दिया। नाउ अरकत जो है थोड़ा समय के बाद
उसको अरगत को पता चलता है कि दोनों का जो बिजनेस है वो फेल हो गया, ठीक है ना। अरगत को अभी समझ में आ गया कि जो इन्वेस्टमेंट है वो जो है सही जगह पे करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने सेविंग किया, इन्वेस्ट किया, आपको अच्छा सा रिटर्न आ जाएगा, नो। तो सेकेंड लॉ में एक हल्का सा करेक्शन, ठीक है। इन्वेस्ट करना है उसको, यस, बट कहाँ इन्वेस्ट करना है, यू हैव टू नो दैट, ओके। नाउ सेकेंड टाइम एक और साल जो है अरगत थोड़ा थोड़ा सेविंग करके कुछ पैसा जमा करता है। उसको अभी उसको पता चल जाता है कि एक अग्गर नाम का एक आदमी है, वो जो है सील बनाता है, ठीक है। जो वार वगैरह में यूज़ होता है वैसा वाला सील। तो ये सील मेकर जो है ये ब्रॉन्ज खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि इसको वापस आके सील बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये ब्रॉन्ज जो खरीदने वाला है ये बोलता है कि ये जो ब्रॉन्ज है इसको हम लोग कैसे इसको यूज़ करेगा, कि हम दोनों इतना ज़्यादा ब्रॉन्ज लेगा। एंड आई हैव हर्ड दैट जो बेबीलोन का जो टेरिटरी है उसका पेरी पेरी में जो है वो राजा जो है एक वॉल बनाने वाला है, ठीक है। नाउ वॉल का जो गेट होता है उसमें बहुत ज़्यादा ब्रॉन्ज चाहिए होगा। नाउ ब्रॉन्ज जो है जब चाहिए होगा तो ऑब्वियसली किंग जो है आसपास ब्रॉन्ज पूछेगा, तो हम दोनों का पास ब्रॉन्ज होगा, देन विल सेल इट टू द किंग, ओके। उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। अगर वो बिजनेस आइडिया फ्लॉप होता है तो भी, ठीक है, तो भी हम दोनों क्या कर सकता है कि हम दोनों ब्रॉन्ज को आराम से यहाँ बेच सकते हैं, क्योंकि ब्रॉन्ज जो है सड़ने वाला नहीं है, ओके। तो यहाँ पे अरगत जो है मान जाता है और वो इन्वेस्ट कर देता है और उससे काफ़ी फ़ायदा होता है, ठीक है। अभी इसका जो फ़ायदा है, प्रॉफिट है, इसको अरगत खा पी के एंजॉय करे, ठीक है। नाउ अभी थर्ड जो ईयर है उसमें अल्केमिस्ट फिर से आ जाता है। नाउ अल्केमिस्ट जब आता है तो अरगत उसको बोलता है, हाँ सर, अरे आपका जो जो टेक्निक्स है वो इतना मज़ा था, उससे जो अर्निंग मिला उसका हम खाया है, पिया है, मज़ा के, ठीक है। नाउ अल्केमिस्ट अगेन उसका ऊपर हंसता है। नाउ अल्केमिस्ट ये बोलता है कि जो आपका अर्निंग है उसको ही आप इन्वेस्ट करते रहेगा, ज़िंदगी में आप अमीर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब बस छोटा सा खाएगा, छोटा सा पिएगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, उसमें ही आपका ज़िंदगी रह जाएगा। बट यू हैव टू कंपाउंड इट इफ़ यू वांट टू बी रिच, ठीक है। इतना ज़्यादा एक दिन इतना ज़्यादा ये कंपाउंड हो जाएगा कि जितना लेविशली आप खर्चा करो तब भी आपका वेल्थ कम नहीं होगा, ओके। तो अरगत को अभी समझ में आ जाता है कि ओके, दिस इज़ द थर्ड लेसन, कि जो आपका जो स्लेव है, जो गोल्ड है, ठीक है, जो आपका सेविंग है, उसका जो रिटर्न है वो जो है स्लेव का बच्चा है। सो स्लेव का बच्चा को भी आप काम पे ही लगाना है, ठीक है। तो एक दिन इतना ज़्यादा कंपाउंड हो जाएगा कि आप जितना भी लेविशली खर्चा करो वो कभी ख़त्म नहीं होगा। जो करेंटली अरगत कर रहा है, ठीक है, जितना लेविशली वो सबको हेल्प कर रहा है, जिसको ज़रूरत है, उस गरीब से लेके वो राजा तक, ठीक है, नाउ सबको वो हेल्प कर पा रहा है। नाउ दैट इज़ व्हाट अल्केमिस्ट इज ट्राइंग टू टीच अरगत, ठीक है। तो अरगत जो है अभी थर्ड लेसन सीख लेता है कि जो स्लेव का बच्चा है, जो उसका पैसा है, स्लेव है, इसको फिर से आपको री इन्वेस्ट करना है। तो इतना बार री इन्वेस्ट करते रहो इसको कि एक दिन इतना ज़्यादा बड़ा बन जाओ आपका ये वेल्थ कि आप जितना मर्जी खर्चा करो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। नाउ तो जब ये अल्केमिस्ट अरगत के पास आ जाता है, अरगत उसको बताता है कि थैंक यू सर, आपका जो आइडिया है वो ये जो 3 लेसन है वो बहुत अच्छा था, ठीक है। नाउ अल्केमिस्ट जो है अरगत से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है ना, इतना ज़्यादा इम्प्रेस होता है कि अल्केमिस्ट उसको बोलता है कि बेटा सुनो, मेरा जो खुद का जो बच्चा है, खुद का जो बच्चे हैं, ठीक है, वो लोग क्या करता है, जो मेरे इन्वेस्टमेंट टिप्स है उसको मानता नहीं है, ठीक है। तो वो लोग सुनने के लिए रेडी नहीं है, दे ओनली वांट टू एंजॉय, ठीक है, सिर्फ पैसा उड़ाना है उनको। तो बहुत ज़्यादा हमको चिंता होता है कि इफ़ अभी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इफ़ हमको कल को कुछ हो जाता है तो वो लोग कैसे जिएगा, ठीक है, मेरा प्रॉपर्टी का क्या होगा। सो आई हाईली रिक्वेस्ट यू कि आप मेरा साथ निपुर आ जाओ, ठीक है, निपुर साइड उसका जगह है, आप मेरा साथ निपुर आ जाओ और मेरा जो प्रॉपर्टी है उसका देखभाल करा, ठीक है। नाउ अरगत अपना फ्रेंड्स को यही बताता है कि निपुर चला गया था, हम वहाँ से जितना अर्निंग किया है उसको री इन्वेस्ट कर करके अभी तक जितना अमीर बना है हम वैसे बना है। उसके बाद जो चैप्टर का एंड में अरगत का फ्रेंड्स जो पूछता है कि शायद इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा
विल पावर, जो डिसिप्लिन है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ये वो लगा होगा। तो अर्कट बोलता है नहीं, इतना ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है ना। करना क्या है आपको, बस जो यूजुअली जितना आप खर्चा कर रहे हो उससे थोड़ा सा कम करना है। फॉर एग्जांपल 100 से 90% तक लाना है एंड जो 10% है इसको सेव करना है, ठीक है। उसके बाद आपको बस कंटिन्यूसली उसको इन्वेस्ट री इन्वेस्ट करते रहना है ना। उसके बाद अर्कत का फ्रेंड्स फिर बोलता है कि आपने कितना बड़ा रिस्क लिया ये वो। अर्कत फिर बोलता है कि नो, रिस्क लेना जो है एक्चुअली वो सही बात नहीं है, ओके। आपको अगर अमीर बनना है और अमीर बने रहना है तो बहुत ज़्यादा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आप सिर्फ इस पे फोकस कीजिए कि फर्स्ट आप एक अचीवेबल और प्रैक्टिकल गोल रखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 100 से 90% कम करना, देयर इज़ प्रैक्टिकल एंड देयर इज़ अचीवेबल, उसको अचीव किया जा सकता है इजीली, ओके। वो आपका लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं लाएगा। ऑन द अदर हैंड आपको ऐसे ऐसे इन्वेस्ट करना है कि आप बस सोचिए कि धीरे धीरे आपका जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आने वाला है। ओनली जो चीज़ आपको रिच बनाएगा वो है री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। री इन्वेस्टमेंट एंड थोड़ा सा टाइम चाहिए, ठीक है। री इन्वेस्टमेंट फॉर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, वही है सीक्रेट आपका रिच बनने का, ठीक है। तो आपको बस अमीर कौन बनाता है, फर्स्ट ये जो आप बार बार जो री इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। जो अर्निंग का जो आपका पैसा है, जो स्लेब का बच्चा है उसका फिर से स्लेब बना रहे हो, दिस वन। एंड ये सब चीज़ बार बार रिपीट करवाना है कुछ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो री इन्वेस्टमेंट एंड टाइम ही ऐसा चीज़ है जो आपको एक्चुअली में अमीर बनाएगा और बनाए रखेगा, ठीक है। ओके, चैप्टर 7 क्योर्स फॉर ए लीन पर्स। नाउ इस चैप्टर में होता क्या है, राजा जो है, जो बेबीलोन का राजा है उसका नाम होता है सारगन। नाउ सारगन राजा जो है बहुत सारा वॉर्स लड़ के आया है और वो जीता भी है, ठीक है। एंड वो जब वापस आता है तो वो सोचता है डेवलपमेंट क्या चाहे। नाउ जब डेवलपमेंट का बात करता है तो उसका जो एडवाइजर्स है वो लोग बताते हैं उनको कि राजा जी ऐसे है, हमने बहुत सारा स्कीम वगैरह किया है, नाला बनवाया है, खेती बाड़ी का सब प्रोविज़न जितना हो सके हम दे रहे हैं, ओके, सिटीजन्स को। लेकिन सिटीजन्स जो है वो लोग गरीब का गरीब ही है, तो इस पे आई थिंक वी शुड डू समथिंग, उसका एक एडवाइज़र बोलता है, ठीक है। नाउ राजा बोलता है कि ओके, कुछ ऐसा करते हैं कि उनको बिजनेस सिखाते हैं। नाउ अभी उनका जो एडवाइजर्स है उनमें से कोई बोलता है कि अगर बेबीलोन में कोई बिजनेस के बारे में सिखा सकता है तो वो है अर्कत, बिकॉज अर्कत इज़ द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन राइट नाउ। तो राजा जी मान जाता है। नाउ वो लोग अर्कत को अप्रोच करता है कि डू समथिंग, कि आप जो है एक हफ्ता पूरा सिटीजन्स को पढ़ाइए हाउ टू बिकम रिच। नाउ अर्कत भी मान जाता है। नाउ अर्कत जो है उनको एक हॉल में बुलाता है। नाउ अर्कत बताता है कि देयर आर 7 क्योर्स। वो मानता है कि गरीबी एक तरीके से गरीबी बीमारी है, ठीक है। नाउ किसी भी बीमारी का कुछ क्योर होना चाहिए, ठीक है। नाउ जैसे कैंसर का कोई क्योर होना चाहिए, टीबी का, मलेरिया का, समथिंग लाइक दैट। गरीबी एक बीमारी है तो इसका भी कुछ क्योर्स होना चाहिए। नाउ अर्कत बताता है कि पहले मैं भी एक स्क्राइब हुआ करता था, वहाँ से मेहनत कर करके, जो सेविंग कर करके और बिजनेस कर करके अभी मैं इतना ज़्यादा अमीर बन पाया हूँ। नाउ सबको पूछते हैं, आप लोग सब कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा, एवरीबडी अपना हाथ करा करता है और सब कुछ ना कुछ कर रहा होता है, ठीक है। तो अर्कत बोलता है कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, कुछ ना कुछ कर रहा है जिससे थोड़ा सा भी पैसा आ रहा है, देन आप लोग का पास भी वो एडवांटेज है और वो अपॉर्चुनिटी है जो मेरा पास हमेशा से था, दैट यू गाइस ऑल्सो कैन बिकम रिच। नाउ इस पे वो फर्स्ट क्योर बताता है। फर्स्ट क्योर क्या होता है, स्टार्ट योर पर्स टू प्लेटनी। नाउ उसमें करना क्या है, आपको सिंपली पैसा को ओवरफ्लो होने देना है, ठीक है। नाउ सब इसमें बोलता है कि हाउ, कैसे करें, तो उस पर वो सबको पूछता है, सबका वो प्रोफेशन पूछता है। तो कोई होता है वो अंडा बेचने वाला है, तो अंडा बेचने वाला को पूछता है कि आप शाम को एक ट्रे में, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है,
ट्रे में आप 10 अंडा रखते हो एंड आफ्टर दैट 10 अंडा फिर नेक्स्ट डे आप बेच देते हो, ठीक है। तो ये इससे होता क्या है, तो वो बोलता है कि इससे बिजनेस जो रनिंग होता है ना। इफ अगर आप शाम को 10 अंडा रेडी रखिए और नेक्स्ट डे हमेशा एक ही 9 ही अंडा बेचे, एक अंडा छोड़ के, ठीक है। तो आज भी ऐसे कीजिए, कल भी ऐसे, परसों भी ऐसे, तो क्या होगा, तो अंडा बेचने वाला जो बिजनेसमैन है ये बोलता है कि तो ऐसा होने से मेरा जो स्टोर है वो एक दिन ओवरफ्लो हो जाएगा। क्यों ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि एक एक अंडा बचा के रख रहा है ना। एक एक अंडा करते करते एक दिन वो स्टोर जो है ओवरफ्लो हो जाएगा। तो अर्कत बोलता है देयर इज द सेम टेक्निक, ठीक है, जिसको हम लोग, जो हम लोग का फर्श है उसको पैटर्निंग करने में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अपना फर्श को फैट बनाएंगे, मतलब मोटा बनाएंगे, ठीक है। विच मीन्स हम अगर 10 कमाएंगे तो 9 एक्सपेंडिचर के लिए 9 रखेंगे, 1 हमेशा बचा के रखेंगे, ओके। एंड उससे एक पॉइंट पे होगा क्या, हम लोग का जो फर्श है वो जो है मोटा हो जाएगा, ओके। नाउ अर्कत बताता है, देन सब बोलता है कि ओके दैट इज गुड, बट कुछ कुछ लोग बोलता है कि मे बी दैट इज नॉट दैट प्रैक्टिकल, ठीक है। तो अगला की ओर होता है जो आपका एक्सपेंडिचर है उसको कम करना है, ठीक है, कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर। ना उसको सब लोग बोलता है कि जितना हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो तो होना ही है, हाउ डू वी कंट्रोल आवर एक्सपेंडिचर्स। तो अर्कत बोलता है कि अगर आपको नियर फ्यूचर में आगे जाके बहुत ज़्यादा अमीर बनना है तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि नेसेसरी एक्सपेंस और जो आपका डिज़ायर्स है उसमें फ़र्क है, ठीक है। आपका नीड्स और आपका वांट्स में फ़र्क है, और आप ये जो फ़र्क है इसका पूरा डिस्टिंक्शन अगर आप नहीं रख पाएंगे तो आगे जाके आप अमीर नहीं बन पाएंगे। सो इफ़ यू वांट टू बी देयर, अभी आज सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। थर्ड की ओर होता है मेक योर गोल मल्टीप्लाई। जो अभी आपने सेविंग किया है एक्सपेंडिचर कम करके, वो जो सेविंग है जिससे आपका फर्श थोड़ा सा प्लेटनिंग हुआ है, थोड़ा सा मोटा हुआ है, इसको आप करना क्या है, अगर आप बस सेव करते रहेंगे तो आप उतना ज़्यादा अमीर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। सो आपको करना क्या है, आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, आपको सही जगह पे इन्वेस्ट करना है। तो अर्कत एक और बार अपना जो वो शील्ड मेकर वाला अगर को कैसे उसने ऊपर में इन्वेस्ट किया था, उसका ब्रॉन्ज में इन्वेस्ट किया था, उसका शील्ड मेकिंग में इन्वेस्ट किया था, वो कहानी एक और बार अपना जो अभी जो हॉल में जो वर्कशॉप चल रहा है उसमें वो बताता है, ठीक है। तो वो बताता है कि कैसे अगर जो है एक शील्ड मेकर था और उसको पता था कि कौन सा मटेरियल जो है शील्ड के लिए अच्छा रहेगा, कौन सा मटेरियल जो है वॉरफेयर में सही रहेगा, गेट बनाने में सही रहेगा, ठीक है। तो वो मटेरियल का पहचान था उसको, और वो उसमें हार्ड वर्किंग भी था, और एक दो बार उस पर इन्वेस्ट करने के बाद अर्कत भी कन्विंस हो गया है कि ये जो आदमी है इस पर इन्वेस्ट करना सही है, ठीक है। तो वैसे ही अर्कत बताता है कि कोई इंसान है, वो किसी चीज़ पे उसको पैसा चाहिए और उस चीज़ पे उसका अच्छा खासा नॉलेज है, तो इस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आप जब इन्वेस्ट करता है तो रिटर्न आता है, तो उससे आपका जो गोल है, जो आपका जो सेविंग है वो जो है मल्टीप्लाई करता है। तो दैट इज़ हाउ यू बिकम रिच। गार्ड योर ट्रेजर फ्रॉम लॉस। तो इसमें होता क्या है, जो आपका पैसा है उसको आप जो है बचाना है लॉस से, ठीक है। जो आप सेविंग किया है और जो इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करने के बाद जो रिटर्न आया है सबको आपको बचा के रखना है। तो फर्स्ट होता है अर्कत का अपना कहानी में क्या होता है, जब वो इन्वेस्ट करता है और प्रॉफिट आ जाता है तो अर्कत जो है उसको बहुत जल्दी एंजॉय कर देता है, फिर उसको शुरू से फिर से उसको सेव करना पड़ता है। तो अर्कत इसमें बताता क्या है कि आप जो है इतना लेविशली खर्चा मत कीजिए, ठीक है। तो जल्दी आप एन्जॉयमेंट मत कीजिए, आप थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, उसके बाद उसको फिर से री इन्वेस्ट कीजिए, और तब तक री इन्वेस्ट कीजिए जब तक आप इतना अच्छा इनकम ना बना लें कि आप जितना भी खर्चा करो वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। नाउ अगेन अर्कत बताता है कि रश मत कीजिए, इधर इन्वेस्टमेंट उधर इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं।
और अरकत फिर बताता है कि बहुत ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप सेफ इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही ज़्यादा आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो सिक्योर्ड है, और जब तक वो सिक्योर्ड है उसको आप री इन्वेस्ट कर करके अलग अलग जगह में जहाँ सही इन्वेस्टमेंट है वहाँ इन्वेस्ट करके री इन्वेस्ट कर करके तभी जाके आप अमीर बन पाओगे। सो दिस वॉज गार्ड योर ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। क्योर 5, मेक योर ड्वेलिंग ए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। तो इसमें होता क्या है कि अरकत बताता है कि अगर आप ऐसा इंसान है जिसका एक फैमिली है, तो एक फैमिली वाला जो इंसान है उसके लिए एक घर का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो रेंट जो घर में बैठते हो तो उसमें होता क्या है कि आपको हर महीना आपको रेंट पे करना पड़ेगा। तो उसमें जो प्राइमरी जो सेविंग हो रहा है धीरे धीरे जो आप सेव कर रहा है वो उसको सेव करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप एक काम कर लीजिए, आप सही से एक घर बना लीजिए। नाउ घर शुड बी कंफर्टेबल। नाउ कंफर्टेबल कैसे कि अरकत मानता है कि घर के लिए लोन नहीं लेना है, लोन लेने के बाद घर तो बन जाएगा, फिर घर जो बन गया है उसके बाद भी आपको पैसा देते रहना पड़ेगा। सो दिस नो मीनिंग, तो वो रेंट आप बेच रहे हैं उसका जैसे ही है, ठीक है। तो अरकत का मानना है एक बार घर बन जाता है तो उसके बाद आपको किसी को रेंट देना नहीं चाहिए, विच मीन्स आप अपना जो औकात का हिसाब से घर को बना लीजिए, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबली रह सके। कंफर्टेबल माने फाइनेंशियली कंफर्टेबल, ठीक है। तो अरकत का मानना है कि जब आपका एक ऐसा घर होगा जिसमें आप कंफर्टेबली आप और आपका जो पूरा फैमिली है वो आराम से रह सकता है, उसके बाद आप अर्निंग कर सकता है बेफिक्र होके, दैट इज ए ड्वेलिंग विच इज़ ए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। क्योर 6, इंश्योर ए फ्यूचर इनकम। इस पर अरकत बताता है एक इंसान को एक फ्यूचर इनकम रेडी करके रखना ज़रूरी है। तो फर्स्ट होता क्या है, अगर आपको कल को कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली का क्या होगा। तो यू हैव टू डू समथिंग कि कल को ऑटोमेटिक एक कहीं से रिटर्न आए, एक इनकम आए, तो आपको वैसे कोई इनकम सेट करना पड़ेगा। एंड सेकेंड रीज़न है, कहीं कल को आप बूढ़ा हो जाता है तो देन यू वोंट बी एबल टू अर्न, तो उसमें आपका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसके लिए आपको अभी एक इंश्योर करके रखना चाहिए। तो अरकत यहाँ पे इंश्योरेंस को प्रमोट कर रहा है। क्योर 7, इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न। तो अरकत बताता है अभी तक जो 6 क्योर्स बताया है इसको कंप्लीट करने में जो सबसे आसान तरीका है और जो सबसे शॉर्टेस्ट वे है वो है, अगर आप अपना जो अर्निंग एबिलिटी है उसको आप बढ़ाएं, तो ये जो क्योर्स बताया है इसको आप ट्राई करने में आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान होगा, और अगर आप ट्राई करेंगे तो सबसे ज़्यादा जल्दी अमीर होगा, ठीक है। तो हाउ डू यू इंक्रीज योर अर्निंग। तो एक जो है बताता है कि कैसे मैं अपना बॉस से हमेशा हर महीना पेमेंट को बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, वो मानते नहीं है। नाउ इस पे अरकत बोलता है कि देयर इज नॉट अ वे। वे क्या है, फर्स्ट यू नीड टू लर्न, सीखना पड़ेगा, पढ़ते रहो सीखते रहो, कुछ तो होगा, ठीक है, कि करेंटली आप जितना अर्न कर रहे हो उससे हल्का सा या बहुत ज़्यादा और अर्निंग कर पाए, ऐसा कुछ स्किल तो होगा, ठीक है। तो उसको ढूंढने का कोशिश करो, स्टडी करो। उसके बाद जैसे ही आपको वो पता चल जाएगा उस पर डे नाइट लग जाओ वो स्किल को लर्न करने में। उसके बाद जो आपका अर्निंग है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल यू हैव ए बॉस राइट नाउ, वो आपका इनकम नहीं बढ़ा रहा है और आपका जो स्किल जो है बढ़ गया है। नाउ बॉस अगर तब भी आपका इनकम नहीं बढ़ा रहा है तो कोई तो बॉस होगा। चैप्टर मीट द गॉडेस ऑफ गुड लक। तो यहाँ पे होता क्या है, अरकत जो है वो जो है लर्निंग पे और डिस्कशन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। तो अरकत का एक यूजुअल प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे वो अलग अलग लोगों से डिस्कशन करता है ना। डिस्कशन में क्या करता है, अलग अलग टॉपिक्स पे वो डिस्कस करता है और अलग अलग लोगों का जो ओपिनियंस है उनको सुनता है और सब एक दूसरे को जो है एजुकेट करता है, एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करता है
काउंटर आर्ग्यूमेंट करता है एंड पीसफुली जो है वो एक डिस्कशन को एक कंक्लूजन पे लेके आता है एंड सब लोग वहाँ से हैप्पीली अपना ओपिनियन दे के और सामने वाला का ओपिनियन लेके चला जाता है। नाउ इस पे अर्कत एक टाइम पे आता है और उसके बाद अर्कत जो है जब देखता है तो अलग अलग एज का अलग अलग प्रोफेशन का लोग बैठा हुआ है। नाउ अर्कत पूछता है सो टुडे व्हाट शुड बी डिस्कस अबाउट। तो एक यंग मैन बोलता है, उसका जो कपड़ा जो है अच्छा खासा है और वो काफ़ी स्मार्ट है और काफ़ी कूल है। तो ये कूल वाला यंग मैन जो है बोलता है आज जो है आज मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि आज मुझे एक पर्स मिला है रास्ते में, ठीक है, और वो पर्स में गोल्ड था। तो सब हंसता है, वाह काफ़ी अच्छा दिन रहा है आपका। तो ये यंग मैन बोलता है कि काश मैं लाइक टुडे, कल भी परसों भी हमेशा मैं वैसे ही लकी होता। तो अर्कत और बाकी जो है ग्रुप मेंबर्स है वो लोग बोलता है कि कोई कोई बोलता है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी दैट लकी। तो कोई कोई बोलता है कि उसके लिए आपको जो गॉडेस ऑफ लक है, लक को आपको अट्रैक्ट करके अपने पास रखना पड़ेगा। तो लक को अट्रैक्ट करके अपने पास रखना पॉसिबल है कि नहीं, इस पे डिबेट करता है। अगर पॉसिबल है तो हाउ। तो अर्कत यहाँ पे एक बहुत सल्यूशन देता है। अर्कत बोलता है आई थिंक लक को जो है ना अच्छा अट्रैक्ट करने के लिए इंसान को काम करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। जब आपका जो एक्शन है वो राइट अपॉर्चुनिटी में जब पड़ जाएगा तो वो जो है आपका लक को आपके साथ जोड़ के रखेगा एंड वन राइट एक्शन जो है आपका जो लक है वो खोल के रख सकता है, ठीक है। और विच मीन्स वन राइट एक्शन और उसमें आपका जो कंटिन्यूस जो अर्निंग होगा, तो ये जो है ये जो कंटिन्यूस जो अर्निंग है वो वन राइट एक्शन का वजह से है ना। वन राइट एक्शन जो है हमेशा लक को आपके पास आपके सामने बांध के रखेगा। विच मीन्स जो गोल्ड, जैसे आपको आज गोल्ड का एक पर्स मिला है, वैसे ही गोल्ड उतना ही गोल्ड एवरी डे अगर आपके पास इनकम आता है तो डेफिनेटली वो जो है एक लक को आपके पास बांध के रखने का बराबर है। तो यहाँ पे बोलता है गुड लक वेट्स टू कम टू दैट मैन हु एक्सेप्ट्स अपॉर्चुनिटी एंड फिर बोलता है टू अट्रैक्ट गुड लक टू वन सेल्फ इट इज नेसेसरी टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे अर्कत बोलता है कोई कोई लोग मानता है, कोई कोई लोग नहीं मानता है। नाउ इस पे काफ़ी लंबा डिबेट हो सकता है, बट मैं आपको एक जस्ट एक एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आज किसी ने लॉटरी जीता है, कितना अमाउंट हो सकता है? फॉर एग्जांपल 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, राइट। ओके 1 करोड़ आपने जीता है, मान लीजिए काफ़ी लकी दिन है, राइट। मान लीजिए 10 करोड़, वाह। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, राइट नाउ जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी इंडिया में रिचेस्ट बंदा है मुकेश अंबानी। और अभी राइट नाउ मुकेश अंबानी का अकॉर्डिंग टू गूगल पर डे का इनकम है अराउंड 200 करोड़ रुपीस। एवरी डे डूड इज अर्निंग अराउंड 200 करोड़ रुपीस। क्या ये अर्कत का जो स्टेटमेंट है उसको प्रूव नहीं करता है? जो एक बंदा है उसने 1 करोड़ जीता है, ही इज़ वेरी हैप्पी, राइट। तो एवरी डे मुकेश अंबानी जो है 200 करोड़ जीत रहा है। तो ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं अंबानी ग्रुप है जो शुरुआत से लेके अभी तक अंबानी ग्रुप ने अपॉर्चुनिटीज पे एक्शन लिया है, राइट। सो अर्कत का मानना है इन ऑर्डर टू मीट द गॉडेस ऑफ गुड लक आपको सही अपॉर्चुनिटी पे एक्शन लेना है। और सही अपॉर्चुनिटी पे आपका एक्शन कब लगेगा? जब आप बार 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 एक्शन लेते रहेंगे, ठीक है। चैप्टर 5 लॉज ऑफ गोल्ड। तो ये जो चैप्टर है इसमें एक कहानी होता है
उसमें एक डेजर्ट में एक रात को क्या होता है, कुछ ट्रेवलर्स जा रहा होता है। तो ये ट्रेवलर्स का जो बॉस होता है इसका नाम है कालाबाब। कालाबाब अभी एक ओल्ड मैन बन चुका है। तो कालाबाब जो है अपना एम्प्लॉइज़ को, जो उसका कैमल्स का देखभाल करता है, वो अपना एम्प्लॉइज़ को कुछ एक क्वेश्चन पूछता है कि पाइल ऑफ गोल्ड या तो लॉस ऑफ गोल्ड, दोनों में से किसको चुनेगा। तो सब बोलता है गोल्ड गोल्ड, ठीक है। तो काला बाब जो हंस के बोलता है, देखो गोल्ड ले भी लेगा, इफ़ यू वोंट अंडरस्टैंड द लॉस ऑफ गोल्ड, कल आप पूरा खर्चा कर देगा, फिर परसों फिर से आप जो है गरीब हो जाएगा। तो आपको जब लॉस पता होगा गोल्ड का, तो आप जो है कभी वापस से गरीब नहीं होगा। तो इसका जो एम्प्लॉय से पूछता है कि आप इतना अमीर कैसे हो गए, तो ये अपना कहानी बताता है। ये बोलता है कि पहले मेरा जो मालिक था वो जो है एक जगह पे हमको लेके गया था। वो जगह का मालिक था नौमासिर। नौमासिर जो है अर्हत का बेटा है नाउ। तो ये जो बताता है कि नौमासिर पहले में इतना विद्वान नहीं था, ठीक है। उसको विद्वान बनाया है अर्कत। अर्कत जो है बोला है नौमासिर को कि इफ़ यू वांट टू हैव माय प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो आपको उसके लिए अपना एबिलिटी है उसको साबित करना पड़ेगा। अगर आप मेरा जो प्रॉपर्टीज है उसको रखने का एबिलिटी नहीं रखता है, तो मेरा जो प्रॉपर्टी सब है वो स्टेट को जाएगा। तो नौमासिर जो है उसको एग्री करता है, चलिए। तो नौमासिर को अर्कत जो है 5 लॉस ऑफ गोल्ड लिख के देता है, उसके साथ एक बैग देता है गोल्ड से भरती। तो उसको लेके नौमासिर जो है बेबीलोन से निनेवे चला जाता है। जैसे ही नौमासिर जो है निनेवे पहुंच जाता है, वो बहुत इन्वेस्ट करने मन होता है, ठीक है। तो वो आलतू फालतू चीज़ों पे इन्वेस्ट करता है। जैसे एक गोरा रेस में वो इन्वेस्ट करता है जहाँ पे वो हार जाता है। बाद में पता चलता है कि सब मिला हुआ है, उसको ट्रिक कर दिया है, ठीक है। नाउ उसके बाद वो कोई दुकान खरीदता है जिसका ओनर जो है मर गया है, ठीक है। तो उसको सस्ता में वो ख़रीदता है। उसके बाद फिर लॉस होता है क्योंकि उसको दुकान चलाने का कोई आइडिया या कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो ये सब में अपना सब पैसा गंवाने के बाद वो पढ़ता है वो पर्ची को जहाँ पे लिखा हुआ है 5 लॉस ऑफ गोल्ड। व्हाट आर दिस 5 लॉस? तो फर्स्ट लॉ है गोल्ड कम्स ग्लैडली एंड इन इंक्रीजिंग क्वांटिटी टू एनी मैन हु सेव्स 1/10 ऑफ हिज अर्निंग्स। तो गोल्ड जो है उसका पास रहता है, ठीक है, उसका पास आने मन होता है। लॉ नंबर 1, ठीक है, उसके पास आने मन होता है भारी भारी मात्रा में, जो अपना सेविंग का 1/10 बचाने का क्षमता। लॉ नंबर 2, गोल्ड लेबर्स फॉर हु फाइंड फॉर इट ए प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट। गोल्ड जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है। किसके लिए? जो उसको एक अच्छा खासा जॉब ढूंढ देता है, ठीक है। तो विच मीन्स गोल्ड उसके लिए काम करता है, उसको प्रॉफिट दिलाता है जो गोल्ड को सही जगह पे इन्वेस्ट करता है। जैसे नौमासिर ने इन्वेस्ट किया था शील्ड मेकर है उसका जो ब्रॉन्ज वाला आइडिया पे, ठीक है। तो जो सही जगह पे इन्वेस्ट करता है उसके लिए गोल्ड जो है उसको अमीर बनाने के लिए काम करता है। दिस इज लॉ नंबर 2। लॉ नंबर 3 आता है गोल्ड क्लिंग्स टू द कॉशियस ओनर। तो गोल्ड जो है उसके पास चिपका रहता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, जो कॉशियसली उसको यूज़ करता है। तो पैसा जो है उसके पास चिपका रहता है, टिका रहता है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है और सही ढंग से यूज़ करता है। लॉ नंबर 4, गोल्ड स्लिप्स अवे फ्रॉम द मैन हु इन्वेस्ट्स इट इन अनफेमिलियर बिजनेसेस। तो ये लॉ का अकॉर्डिंग गोल्ड जो है उसका हाथ से स्लिप अवे कर जाता है, हाथ से छूट जाता है, जो गोल्ड को ऐसा बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है जिसका उसको कोई एक्चुअली आइडिया ही नहीं है, ठीक है, ना कोई एक्सपीरियंस है। जैसे नौमासिर जो है एक दुकान को ख़रीदा था बिना दुकान का एक्सपीरियंस या आइडिया का, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करोगे जिसका आपको खास आइडिया नहीं है, खास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे
लोगों से गोल्ड जो है उनका हाथ से छूट जाता है। लॉ नंबर 5, गोल्ड फ्लीज फ्रॉम द मैन हु फोर्सेस इट टू इम्पॉसिबल अर्निंग्स एंड वन हु फॉलोज ट्रिकस्टर्स। तो गोल्ड उससे बहुत ही ज़्यादा दूर भाग जाता है जो उसको इम्पॉसिबल अर्निंग करने के लिए बेच देता है। ठीक है, नाउ ऐसा ऐसा अर्निंग कि मतलब आज 10,000 डालो, कल सुबह ही 20,000 हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इम्प्रैक्टिकल है और इम्पॉसिबल अर्निंग्स के लिए जो गोल्ड को लगा देता है ज़बरदस्ती, ठीक है, उससे गोल्ड जो है भागता है और ऐसा इंसान से भागता है जो ट्रिकस्टर्स का सुनता है। ठीक है, जैसे नवासिर ने किया था गोरा वाला जो इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, उसमें कैसे वो ट्रिकस्टर्स का जो ट्रिक में फंस गया था। तो वैसे ही अगर कोई इंसान है जो ट्रिकस्टर्स को सुनता है, ठीक है, उनका जो मीठी मीठी बातें उस पर अगर फंसता है तो गोल्ड जो है उससे दूर दूर भागता है। दिस इज द लॉ नंबर 5। सो दीज आर द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। अभी 10 सालों के बाद नौमसिर जो है अरकत के पास वापस आता है और बोलता है, मैंने आपका जो लॉस है उससे मैंने बहुत सारा गोल्ड वापस बना के लाया है। ठीक है, तो फर्स्ट एक बैग देता है, ये है आपका गोल्ड का बैग, मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ जो आपने मुझे दिया था जाते वक्त। ठीक है, और उसके बाद 2 और बैग्स रख देता है और बोलता है कि नाउ दिस 2 बैग्स आर रिटर्न गिफ्ट्स। ठीक है, किसके लिए? जो लॉस ऑफ गोल्ड के लिए। ठीक है, विच शोज कि लॉस ऑफ गोल्ड जो है गोल्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही ये कहानी जो है ख़त्म हो जाता है। वो लोग जब नौमसिर वापस आ जाता है तो अरकत जो है एक बड़ा खाना खिलाता है, सबको इनवाइट करता है और फैमिली जो है रीयूनाइट होता है और बहुत खुशी से अरकत जो अनाउंस करता है, नाउ नौमसिर विल बी द लीगल हेयर ऑफ माई एंटायर प्रॉपर्टी। चैप्टर द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन। तो ये चैप्टर जो है कैसे गरीबी से आपका डेप्थ होता है, जो उधार होता है, वहाँ से कैसे निकलना है उसका बारे में है। तो शुरुआत में एक लड़का होता है, तारकत जो है एक अजूर नाम का आदमी का बेटा है। ये तारकत जो है बहुत सारा उधार ले चुका है, इंडेप्टेड है। ठीक है, नाउ ये उनको रिपे नहीं कर पा रहा है, तो ये हर जगह से उसको कहीं ना कहीं ऐसा आदमी मिल जाता है जिससे उसने उधार लिया है। तो हर गली में उसको अपना शकल छुपा छुपा के जाना पड़ता है। एंड नाउ ये जो कहानी अभी शुरू हो रहा है इस पे तो वो उसका जो गरीबी वो पीक पे है, क्योंकि 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया है। नाउ बीच में उसको एक बंदा मिल जाता है जो एक एडल्ट आदमी है, वो जो है बहुत रिच एक कैमल ट्रेडर है। नाउ इससे भी उन्होंने तारकत ने उधार ले रखा है। नाउ इसका नाम होता है दवासिर। दवासिर से जब तारकत मिलता है, दवासिर एक ऐसा बहुत एक तरीके का कूल बनना है। ठीक है, वो किसी को भी कुछ भी बोल रहे समथिंग लाइक दैट ना। दवासिर उसको बोलता है, अरे तारकत इधर आओ इधर आओ। तो तारकत को वो एक मान लीजिए एक रेस्टोरेंट में लेके आता है और उसको अभी दवासिर को कुछ खाना है, तो तारकत के लिए वो कुछ चाय वाय कुछ ऑर्डर कर देते हैं। तो तारकत सोचता है कि अरे खाना मेरे लिए भी ऑर्डर कर देता, भाई इतना अमीर आदमी है। तो तारकत को वो बोलता है, अरे भाई मेरा पैसा कब देगा? तो तारकत बोलता है, अभी तो उपाय नहीं है, मेरा जो किस्मत है वो फूटी हुई है। नो इस पे दवासिर जो है तारकत को गाली देता है, नॉट बिकॉज पैसा वापस नहीं दिया, ओके, बिकॉज उसने किस्मत को गाली दिया है। तो बोलता है कि अपना जो कमज़ोरी है उसके लिए किस्मत को गाली मत दो। ठीक है, तो तारकत बताता है, आई थिंक आई शुड टेल यू ए सॉरी। तो वो सिर्फ तारकत से बात नहीं करता है, हेलो हाय सब आजू बाजू में जितना है सबसे वो बात कर रहा है। ठीक है, तो सब बोलते हैं ओ चलो, दवासिर जो है कहानी बताने वाला है, चलो सब आ नाउ। ओके, तो सब आ रहे हैं, तो सबको सुना रहा है, हेलो गाइस। तो कहानी का शुरुआत में ये है। ओ वेट ए मिनट, वो बोलता है, क्या तुम सबको पता है कि आई वॉज स्लेव? दो सब शॉक हो जाता है कि इतना अमीर इंसान
एक टाइम पे स्लेव था, है। शुरू में मेरा जो पापा है उसका अच्छा खासा बिजनेस चलता है, ठीक है। तो वो बिजनेस को पापा के बाद टेक ओवर कर लेता हूँ मैं। एंड होता क्या है, तो अर्निंग होता है उससे, लग्जरियसली शादी कर लेता है, फिर लग्जरियसली लाइफ को जी रहा होता है। और एक पॉइंट पे ये समझ में आ जाता है कि सामान लेने के बाद भी जो शॉपकीपर्स है वो लोग पेमेंट डिले कर सकता है। लाइक मान लीजिए आज के डेट पे लोन ले सकता था, नाउ दमादम इतना ज़्यादा लोन ले रखा है इसने कि वो रिपे नहीं कर पा रहा है। ऐसे में उसने सोचा कि बेबीलोन से रातों रात भाग जाओ, ठीक है। भागते भागते वेरी अनफॉर्चुनेटली इसको वहाँ का जो पायरेट्स है वो पकड़ लेता है और किसी को बेच देता है। तो जिसको बेच देता है वो जो उसको खरीद लेता है, पहले तो सोचता है इसको हिजरा बनाएगा, ठीक है। फिर घर में डिसाइड करता है कि लेट्स डू वन थिंग, कैमल एमल थोड़ा देखभाल करने, साफ सफाई करने के लिए इसको रख देते हैं। तो वहाँ से उसको कैमल का नॉलेज हो जाता है, ठीक है। तो उसका जो मालकिन होता है उसका नाम होता है सीरा। सीरा को पता चल जाता है कि ये मामूली कोई स्लेव नहीं है, कहीं ना कहीं इसके अंदर वो कम बैक करने का स्पिरिट तो है। तो सीरा उसको पूछता है, बेटा जो बाकी स्लेव्स है ना वो काफ़ी झुका हुआ रहता है, बट यू वर्क हार्ड लॉट, ठीक है। तो और तुम्हारा जो व्हेन आई लुक इनटू योर आईज आई कैन सी दैट कुछ तो आग है तेरा अंदर, ठीक है। इसमें दवासिर बोलता है, हाँ ऐसा ऐसा था, अपना पूरा कहानी बताता है। तो सीरा जो है उसको भागने में हेल्प करता है। वो अपना हस्बैंड को बोलता है कि कहीं पे ये लड़का को लेके हम जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जाना है 2-3 दिन का और वापस आना है। फिर वहाँ पे वो जाता है, फिर वो वहाँ से उसको बोलता है कैमल को लेके भाग जाओ, ठीक है। भाग जाओ, इतना दूर भाग जाओ कि कोई पकड़ ना सके। तो भागने के बाद आई हैव टू रिटर्न एंड आई हैव टू इन्फॉर्म दैट, एंड डेफिनेटली वो लोग तुम्हारा पीछा कर रहा होगा, ठीक है। फॉर्चुनेटली वो भागने में सक्सेसफुल रहता है। तो वो भागने के बाद वो वापस बेबीलोन आता है और सबको जिससे उन्होंने दार लिया है वो सबसे मिल लेता है और ये बोलता है कि सो सॉरी अभी तक उधार नहीं दिया है, बट आई एम वेरी डिटरमाइंड टू रिपे यू दिस टाइम, ठीक है। एक एडिशनल नोट देता है, क्या आपको कोई जॉब वो पता है क्या, ठीक है। सबको वो पूछता है। ना वहाँ पे एक सोनार होता है, वो उसको बताता है कि एक नवातुर नाम का एक भी है, वो जो है एक वो कैमल ट्रेडर है, उसका असिस्टेंट कुछ बनने, शायद उसका उधर जॉब मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि तुम जहाँ पे स्लेब बना है वहाँ पे तो तुम अच्छा खासा कैमल का बारे में सीखा है। तो वहाँ पे उसको जॉब मिला है। जॉब मिलने के बाद वो धीरे धीरे कुछ लॉस ऑफ गोल्ड को फॉलो करके वो रिपे करके इतना अभी अमीर बन गया है कि नाउ करेंटली कैमल ट्रेडर्स में से वो सबसे फेमस कैमल ट्रेडर्स में से एक है। अभी इन इंडिया अगर बात करें तो जैसे टाटा है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, निगला निशान है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो उस समय में कैमल ट्रेडर का मतलब अभी का ज़माना में कार मैन्युफैक्चरर जैसे ही, ठीक है। तो बेबीलोन का ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट अभी वो बन चुका है। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। एंड ये जो लड़का है तारकत है, इसको एक और बार हिम्मत मिल जाता है कि I'll have to work really hard, I'll have to learn how gold works। कुछ लॉस को पता करना है, उसको फॉलो करना है, एंड आई विल हैव टू रिपे एवरी सिंगल पर्सन जिससे मैंने एक एक रुपया भी धार लिया है। तो यहाँ पे कहानी ख़त्म होता है। सो दैट वाज ए detailed book summary of The Richest Man in Babylon written by J.S. Clason। So I hope आप सबको ये डिटेल्ड बुक समरी अच्छा लगा हो। इस चैनल पे हम आपको फैंसी विजुअल इफेक्ट्स नहीं दिखाएंगे, हम आपको बस डिटेल्ड एंड एक्सक्लूसिव बुक समरीज देंगे। तो अगर आपको बुक पढ़ना है तो बुक का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। एंड
इस बुक समरी को बनाने का यही मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम आपको शेयर करें और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका जो लाइफ है उसमें इफेक्ट करें। तो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।